Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratiksha Dwivedi और आज मैं आपको क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट करती हूँ. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. इससे पहले कि मैं आपको रिसोर्स को एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती जिसमें से फिर किसी ना किसी टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वी स्ट्रेट अवे जंप टू द डेफिनेशन. ये हमारे रिसोर्स की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई चीज़ रिसोर्स है तो उसमें से क्या मतलब चीज़ें होंगी कि उसे हम एज ए रिसोर्स बोल सकें. ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, प्रोवाइडेड मतलब कि आगे जो चीज़ें लिस्टेड हैं वो उसमें होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, टेक्नोलॉजिकली हम उसे एक्सेस कर पाएँ, इकोनॉमिकली फीजिबल हो मतलब हम उसे अफोर्ड कर पाएँ, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वो चीज़ जो भी वो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो. अगर ये तीनों क्राइटेरियाज में वो पर्टिकुलर चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है वो फिट होती है तो हम उसे क्या टर्म करेंगे, वी विल टर्म इट एज अ रिसोर्स. अब यहाँ पे आपको एक पिरामिड दिया है, आप देख सकते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब हम नेचर पे भी डिपेंडेंट हैं, हम टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंट हैं, हम इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंडेंट हैं और फिर ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. तो ये हमारा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गया. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. किसी भी चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे इन्वायरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है. इन तीनों चीजों में एक रिलेशनशिप होता है और इन्हीं की वजह से होता है. तो कौन सी तीन चीजें हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions. ठीक है, अब human beings जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, नेचर से टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो जो बेसिकली ये जो पिरामिड था उसका एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ में दिया है. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज अज्यूम्ड बाय मेनी? हाँ, अब अगर हमें लगे कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर का, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब अब जैसे आप कोल यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ इनपुट उसमें, जैसे बहुत से लोगों का मानना है कि उसमें हमारा कुछ नहीं लगा है. कोल माइंस तो सैकड़ों सालों के प्रोसेस के बाद ऑलरेडी बनी थी. या फिर अगर हम पेट्रोलियम यूज करते हैं तो जब हम उसे खरीदते हैं हम तब उसके पैसे देते हैं, बट देन वो जो वहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है उस रिजर्व को बनाने में. तो ये ना लोगों की मेंटालिटी होती है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट है. बट द शॉकिंग part is that they are not. Resources are a function of human activities. ठीक है, resources जो है वो human activities का ही एक function है. Human beings themselves are essential components of resources. हम जो human beings हैं हम भी resources का एक बहुत ही ज़्यादा important या फिर essential component है. They transform material available in our environment into resources and use them. ह्यूमन बीइंग्स एसेंशियल कंपोनेंट है, वो क्या करते हैं, जो मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसको यूज करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू अ रिसोर्स. अब इसमें एग्जांपल में हम ले सकते हैं जैसे कि सोलार एनर्जी हो गया. ठीक है, सोलार एनर्जी अब सनलाइट तो अबंडेंस में प्रेजेंट ही है हमारे एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट में, बट देन वी एज ह्यूमंस मेड सोलर पैनल्स ताकि सोलर सनलाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सका जाए। वैसे अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो विंड तो प्रेजेंट ही थी ना, विंड मिल्स बना के, पवन चक्कियां बना के उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने का आइडिया ह्यूमन बींग्स का था, इसीलिए हम भी रिसोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किस तरह से है। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके भी ना वेरियस टाइप्स होते हैं, वेरियस क्लासिफिकेशंस होते हैं। सो नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब these resources can be classified into following ways। पहला वे क्या हो जाएगा, on the basis of origin, बायोटिक और एबायोटिक। दूसरा क्या हो जाएगा, on the basis of exhaustibility, renewable and non renewable। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया बिल्कुल होगा इसका, बाकी आप इस टर्म से समझ सकते हैं। अगर ये एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे डिवाइडेड है, इसका मतलब आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ये पर्टिकुलर रिसोर्स खत्म हो सकती है। बट रिन्यूएबल से आपको क्या समझ आएगा कि ये वापस से रिन्यू हो जाएगी, पर नॉन रिन्यूएबल से आपको क्या समझ आएगा कि ये रिन्यू नहीं होगी। अब रिन्यूएबल में आपका क्या आ जाएगा, सोलर एनर्जी, आपकी विंड एनर्जी आ जाएगी, आपकी विंड एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि हम इसे रिन्यू करते रह सकते हैं। सनलाइट अबंडेंस में है, अभी विंड अबंडेंस में है, तो इनसे बार बार एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट हो सकती है। बट नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो बिकॉज ये क्यों नहीं रिन्यू हो सकते हैं, क्योंकि ये हजारों सालों के प्रोसेसेस के बाद बने हैं, तो इनको वापस बनने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इसीलिए अगर ये खत्म भी हो गए तो हम इसे तुरंत यूज नहीं कर पाएंगे। पर देन हम लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि क्योंकि साइंस है इतना एडवांस हो चुकी है आजकल साइंस, तो क्या हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो प्रेशर, जो टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट पूरा इन सब चीजों को बनने का नेचर प्रोवाइड करता है, वो कोई भी नहीं बना सकता है आर्टिफिशियली, इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। उसके बाद आता है ओनरशिप के बेसिस पे, इंडिविजुअल ओनरशिप, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये चार ओनरशिप के बेसिस पे भी हमारी रिसोर्सेज डिवाइडेड होती हैं। अब इंडिविजुअल के बेसिस पे क्या हमारी रिसोर्स रहेगी, अगर एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जिसे आप ओन करते हैं तो वो आपकी इंडिविजुअल ओनरशिप हो गई। कम्युनिटी में हो जाएगा, जैसे कोई वेल है जिसे एक कम्युनिटी ओन करती है तो वो कम्युनिटी ओनरशिप हो गई। नेशनल में हो गया जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारी ट्रेन्स हैं, रेलवेज हैं, रिवर्स हैं, ये सब हम नेशनली ओन करते हैं। इंटरनेशनल में क्या आ गया, जो हमारे ओशियंस हैं, इन सब चीज़ों को हम इंटरनेशनली ओन करते हैं, इन रिसोर्सेज को। वैसे ही आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल जो बन सकते हैं, डेवलप्ड स्टॉक जो बन के स्टॉक बन चुके हैं, रिजर्व्स जो बन के और रिजर्व्स में हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा चार डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ चार क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का। अब इसी में आप नीचे देख सकते हैं एक चार्ट दिया है, रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये मैंने अभी आपको बता दिया। रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, या फिर बायोलॉजिकल। वैसे ही नॉन रिन्यूएबल में आपका आ जाएगा रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल्स, नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स। बायोलॉजिकल में भी नेचुरल वेजिटेशन या फिर वाइल्ड लाइफ। वैसे ही हमारा ह्यूमन में क्या जाता है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का।
देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। Resources are vital for human survival as well as maintaining the quality of life. Vital का क्या मतलब होता है? Important या फिर essential बोल लीजिए। Essential will be a more appropriate word. ठीक है, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. ठीक है, जो resources हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ऐसे कहते हैं कि resources जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, और इसी मेंटालिटी के साथ, जबकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दैट दे आर नॉट, इसी मेंटालिटी के साथ ना हम ह्यूमन बींग्स ने इसे बहुत ही ज़्यादा क्या कर लिया है, एक्सप्लॉइट कर लिया है। We don't care about it as much as we are supposed to do, क्योंकि हमें सिंपली ये चीज़ें नहीं समझ आती that after a certain time period, since it's a limited stock, it may end. But then हमें क्या लगता है कि नेचर ने हमें फ्री में दिया है, वेस्ट करते जाओ इसको, which should not be happen, which should not happen. हमारी जो मेंटालिटी हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव हो गई है when it comes to the natural resources. अब जैसे कि फ्यूल है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, वी आर सपोज टू कंजर्व इट, वी आर सपोज टू सेव इट, बट देन रेड लाइट पे पीपल हैव देयर कार इंजन्स ऑन, जिसमें फ्यूल कंजम्पशन होता है, फ्यूल वेस्टेज होती है। क्यों ऑन कर रखा है? वी शुड स्विच ऑफ द कार इंजन व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन, वी शुड स्विच ऑन अ कार इंजन, बट देन people are not even considering such minute things, और ये माइन्यूट चीज़ें ये ध्यान रखते रखते ना बहुत सारी चीज़ें हम कंजर्व कर सकते हैं। बट देन अब एक मेंटालिटी बन गई है ना कि अवेलेबल तो है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है अगर हम इसी तरह से इस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करते रह गए तो एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली, वही मैंने अभी आपको बताया, और इसकी वजह से फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स अकर हुई वो ये थी। डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। डेप्लेशन मतलब क्या होगा, रिसोर्सेज जो थी वो खत्म होने लगी। डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग ग्रीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, रिसोर्सेज डेप्लेट होने लगी, रिसोर्सेज खत्म होने लगी, ठीक है। accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, haves and have nots, और rich and poor। अब इन दोनों पॉइंट से आप क्या समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप कोल माइन का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, कोयला घोटाला आपने सुना होगा। अब क्या होता है, जो एक लोग पावर में है ना, वो क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उसको या तो स्टॉक कर लेंगे या तो फिर उसे ब्लैक में बेचने लगते हैं अंडर करप्शन, एंड देन इस वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज बहुत रैपिडली डिप्लीट होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 टन की खुदाई होनी है तो 4 टन की खुदाई हो जाती है। तो ये सारी इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, रैपिड डिप्लेशन होता है, ताकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज का टाइम पीरियड 100 साल है तो वो घट के 50 साल या 20 साल ही हो जाए। तो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की ग्रीड की वजह से डेप्लेशन पूरा हम एज अ नेशन या एज ग्लोबली सहेंगे हम। उसके बाद अक्यूमुलेशन हो जाती है जब रिसोर्स की कुछ हाथों में। अब वही सेम चीज जो भी मैंने आपको इस वाले पॉइंट के लिए एग्जांपल दिया था, वैसा ही आप इसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। अब कुछ हाथों में जब चीजें आ जाती हैं तो वो जब उन्हें मार्केट में लॉन्च करते हैं ना, तो वो उसे बहुत ही ज्यादा पैसों पे लॉन्च करना चाहेंगे। अब अगर किसी चीज का दाम 10 रुपए है तो वो उसे 100 रुपए बना के बेचेंगे। अब अगर आप या मैं, हम लोग 100 रुपए की चीज खरीद सकते हैं तो हम उसे इजीली अफोर्ड कर लेंगे। बट अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनके दिन की तनख्वाह या दिन की कमाई ही 100 रुपए होती है, वो सिर्फ एक चीज में अपनी पूरी की पूरी कमाई तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, क्लास डिविजन और बढ़ जाता है। जो ब्रिज होता है ना क्लासेस के बीच में दोनों, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, या जिनके पास होता है जिनके पास नहीं होता है, फिर रिच एंड पुअर, ये दो क्लासिफिकेशंस हैं, ये आने लगते हैं।
Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. तो ये सारी चीजें हमारे इनडिस्क्रिमिनेट बिना सोचे समझे एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सी ऐसी ग्लोबल क्राइसिस भी आ गई हैं। अब आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, जिसका मेजर कॉज क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। जो हम बिना सोचे समझे पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सीजनल चेंजेस जो है वो अपने टाइम पे नहीं आ रहे हैं। जब बरसात होनी चाहिए तब गर्मी है, जब ठंड होनी चाहिए तो बरसात है, जब ठंड होनी चाहिए जब गर्मी होनी चाहिए तो वापस से बरसात और सर्दी आ रही है। तो ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। उसके बाद आता है हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा है। जो हमारे एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब में से होता है। ओजोन में इनफैक्ट जो बहुत बड़ा सा एक होल क्रिएट हो गया था, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही नतीजा है। ओजोन लेयर के होने की वजह से ही हम सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्टेड है, बट देन वी डू नॉट केयर अबाउट इट। हमें उसकी तरफ बिल्कुल भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फील नहीं होती है। उसके बाद होता है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब क्या होता है, we are so engrossed into डेवलपमेंट कि हम ये भूल जाते हैं कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो अभी करंट का डेवलपमेंट है। आने वाले 20-30 सालों में हम अपना ही बुरा कर रहे हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटीज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स के लिए क्या करते हैं? एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड और फॉरेस्ट को खत्म कर दिया जाता है। हम सिर्फ फॉरेस्ट नहीं खत्म कर रहे हैं, एक तो हम लैंड डिग्रेडेशन को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो नेचुरल प्योरीफायर्स होते हैं, उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल वैसे भी हमें कम मिलेगा, प्लस जो फॉरेस्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हम उनके कल्चर तक को ख़त्म कर रहे हैं। बट देन वी आर नॉट थिंकिंग इनफ कि ये जो भी हम कर रहे हैं वो गलत है, इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसीलिए आज ग्लोबल क्राइसिस तक की नौबत आ चुकी है। An equitable distribution of resources is required. Of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. अब equitable distribution कैसे होगा? सबके हाथ में बराबर चीजें जाएं, किसी एक पर्सन के हाथ में सारी पावर ना आए, किसी एक पर्सन के हाथ में रिसोर्स अक्यूमुलेशन ना आए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, स्पेशली अब वी मस्ट कंसिडर इट एज द नीड ऑफ द आवर। इसके बाद ही सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस एग्जिस्ट कर पाएगा। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. सिंपल सी बात है, अगर ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कि कुछ लोगों के हाथ में ये रिसोर्सेज हैं, कुछ लोग ही उसको बांटेंगे या कुछ लोग ही उसे यूज करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे, तो इस हिसाब से तो हमारा एज अ प्लैनेट जो हमारा फ्यूचर है वो ही डेंजर में है, खतरे में है। Therefore, resource planning is essential. Resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. And sustainable existence is a component of sustainable development. Resource planning जो है वो बहुत 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 important है। ठीक है, रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग की कितनी क्वांटिटी में हमें उस रिसोर्स की ज़रूरत है, किस तरह से हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन लोगों के हाथों में वो रिसोर्स जानी चाहिए, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद इसी की वजह से सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होगा, और जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दूँ, हालांकि अभी हम उसे प्रॉपरली पढ़ेंगे, बट देन अगर मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू दूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जहाँ पे आपकी प्रेजेंट की जो नीड्स हैं वो तो सेटिस्फाई होंगी ही, बट जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसकी भी नीड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। हमें इस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज करना है।
तो ये हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जितनी ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रिसोर्सेज की डेफिनेशन थी, उतनी ही इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations। ठीक है, डेवलपमेंट बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करे होना चाहिए, और जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब कि आपको अगर रेजिडेंशियल सोसाइटी बसानी है तो उसके लिए आपको लैंड कहीं और से मैनेज करना पड़ेगा। आप एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, एकर्स एंड एकर्स ऑफ फॉरेस्ट को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाली जनरेशन को वो और प्रॉब्लमैटिक, उनके लिए एनवायरनमेंट को और मतलब जो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे वो और प्रॉब्लमैटिक एनवायरनमेंट होगा। यहाँ पे हम रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट 1922 के बारे में पढ़ते हैं। In June, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed what? They signed Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversities. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles, adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st centuries. जो भी स्टेट हेड्स थे उन्होंने ये फॉलोइंग चीजें डिसाइड करी थी इस अर्थ समिट 1992 में। उसके बाद अब एजेंडा 21 क्या है? It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसी को ग्लोबली अचीव करना एजेंडा 21 का मोटिव था। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation and common interest, mutual needs and shared responsibilities। ये एक एजेंडा है, ये सारी पर्टिकुलर चीजों को कॉम्बैट करने का, इनके अगेंस्ट लड़ने का, इन्हें खत्म करने का। One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda। अब इससे पीछे जो मेरे हिसाब से मोटिव हो सकता है वो यही होना चाहिए कि जो चीजें हम ग्लोबली डिसाइड करेंगे ना, वो अगर हम ऐसे नेशनल बेसिस पे देखें तो वो डिफर करेंगी, क्योंकि हर नेशन का टेरेन अलग है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज अलग हैं, कल्चर अलग है, उनके यहाँ चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से है, क्लाइमेट अलग है। तो इस हिसाब से हर कंट्री को हर कंट्री के लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे उन्हें अपना एजेंडा 21 जो है वो बनाना चाहिए, जो उनके हिसाब से और अप्रोप्रिएट हो, बट ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, जो कि ग्लोबली डिसाइड हुई थी। हम रिसोर्स प्लानिंग पढ़ रहे थे, हम रिसोर्स प्लानिंग का ही एक मोटिव पढ़ रहे थे, जो कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ या फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा रिसोर्स प्लानिंग है is the widely accepted strategy for judicious use of resources। ठीक है, judicious मतलब ढंग से यूज करना, एक्सप्लॉइटिव मैनर में नहीं यूज करना। we must do justice to the resources। ऐसे नहीं कि उनको 1% यूज करना है तो 10% एक ही बार में यूज कर गए। तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग एग्जिस्ट करता है। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया क्योंकि इतना वास्ट है, यहाँ पे जो रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अब जैसे कि बहुत सी ऐसी आप मान लीजिए स्टेट्स हैं, जैसे हमारा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, वाटर के मामले में बहुत रिच है। हमारा राजस्थान हो गया, विंड के मामले में बहुत रिच है।
बट देन हर जगह कुछ ना कुछ कमी भी है और कुछ बहुत ज़्यादा रिच है। तो इनको प्रॉपरली मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। Diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient of other. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are regions which have acute shortage of some vital resources. Acute मतलब आप severe समझिए। कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे सीवियर शॉर्टेज है ज़रूरत की चीज़ों की, जैसे पानी, और फिर उसके बाद आपका खाना हो गया, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके जैसे ऊपर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया था, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश abundance of water resources but lacks in infrastructural development. Rajasthan endowed with solar and wind energy, lacks water resources. Cold desert of Ladakh relatively isolated from the rest of the country. ठीक है, rich cultural heritage but is deficient in water infrastructure and some vital मिनरल्स। अब इस पैराग्राफ से आप क्या समझेंगे? बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई चीज अबंडेंस में है बट देन कुछ ना कुछ वो लैक करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, वाटर रिसोर्सेज अबंडेंस में है, ब्रह्मपुत्रा हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो अरुणाचल हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, वो आपके वाटर में तो बहुत ही, मतलब वाटर रिसोर्सेज में तो बहुत ही रिच है, बट देन इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिसोर्सेज है वहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा कम है। वैसे ही आपका राजस्थान हो गया, विंड एनर्जी बहुत है, सोलार एनर्जी बहुत है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है। वैसे आपका लद्दाख हो गया, इतना कल्चरली रिच हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, बट देन वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे बेसिक जो वाइटल रिसोर्सेज है वही नहीं है, जैसे कि वाटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाइटल मिनरल्स नहीं है। सो दिस कॉल्स for balanced resources planning at the national, state, regional and local levels। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा रिसोर्स प्लानिंग में, ताकि कोई भी स्टेट अगर अबंडेंस में है तो वो शेयर करे और डेफिशिट में है तो वहां से बाकी जो बाहर के स्टेट्स हैं वो उन्हें अपना हिस्सा दे। इसी से हम बैलेंस बनाएंगे किन किन लेवल्स पे, हमारे नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स पे। Now let's see what resource planning in India means. Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of the country। ठीक है, resource planning में क्या क्या important है, identification and inventory of resources across the regions of the country। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या resources available हैं। This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources। ठीक है, कितना है, कहाँ है, मैपिंग उसकी, उसका सर्वेइंग वगैरह। देन इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। उसके बाद मैचिंग the resource development plans with overall national development plans। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पर्टिकुलर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो आपके नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्लैश करे, उन सबको मिला के ही हमें चलना है। तो अभी के लिए ये जितना भी हमने पढ़ाया ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट ए होगा, जो फर्दर जो ये चैप्टर है उसे हम पार्ट बी में पढ़ाएंगे। So make sure that you do watch the second part of this video ताकि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से और easily clear हो जाए। Thank you for watching and stay connected to our channel for further SST related videos. Thank you.